हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर एजी 505 का 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 40 लाइक कम से कम इस वीडियो को होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को 5 क्वेश्चन का एक वीडियो दिया जाएगा 40 लाइक होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस में प्रयुक्त विभिन्न सिंचाई पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो हमारा जो ग्रीन हाउस होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पूरा ग्रीन हाउस ही पढ़ना है। तो ग्रीन हाउस में जो प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की सिंचाई पद्धति है, उनके बारे में जानकारी लेना है, उनका वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं ग्रीन हाउस में प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की सिंचाई पद्धति। तो ग्रीन हाउस में विभिन्न प्रकार की सिंचाई पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक अपनी विशेषताएं और उनका लाभ है। जिनमें से जो प्रत्येक सिंचाई की विधि है, उनकी कुछ विशेषता है, उनसे कुछ लाभ है। जिसमें पहली सिंचाई है ड्रिप सिंचाई। ठीक है, ड्रिप सिंचाई। तो यह ग्रीन हाउस में सबसे लोकप्रिय सिंचाई पद्धति है। ठीक है, ड्रिप सिंचाई जो है ग्रीन हाउस में सबसे लोकप्रिय सिंचाई पद्धति है। इसमें पानी को पौधों की जड़ों तक धीरे धीरे टपकाया जाता है। यह पानी की बचत करता है, मिट्टी में जल भराव को रोकता है और पौधों को रोगों से भी बचाता है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? एक पतली पाइप होती है। ठीक है, और पतली पाइप होती है, इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर पौधा है। ठीक है, यहाँ पर ये पौधा है, तो इस पौधे के पास छोटा सा होल रहेगा और यहाँ पे बूंद बूंद करके पानी को गिराया जाएगा। तो उसी को बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। इससे क्या होता है? इससे पानी का नुकसान बहुत कम होता है, जल भराव नहीं होता है और पौधा जो होता है रोगों से भी बचता है। तो यह था पहला आप लोगों का ड्रिप सिंचाई। दूसरा है स्प्रिंकलर सिंचाई। स्प्रिंकलर सिंचाई, इसको बौछार सिंचाई भी बोलते हैं। तो स्प्रिंकलर सिंचाई क्या होता है? स्प्रिंकलर सिंचाई ऐसी सिंचाई की विधि होती है जिसमें पानी जो है फुहारों की तरफ पौधों के ऊपर गिरता है। ठीक है, इसमें पानी को पाइपों के माध्यम से पौधों पर छिड़का जाता है। यह एक आसान और सुविधाजनक तरीका होता है, लेकिन इसमें पानी का अधिक नुकसान होता है, क्योंकि इसमें पानी होता है लगातार पौधे के ऊपर जाता है, गिरता रहता है। ठीक है, स्प्रिंकलर सिंचाई आप लोग देख लीजिएगा, मैं फोटो नहीं लिया हूँ, भूल गया था। तो दूसरा था स्प्रिंकलर सिंचाई, बारिश की तरह इसमें पानी गिरता है। अगला है फॉगिंग सिंचाई। फॉगिंग सिंचाई, ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो यह फॉग की तरह इस विधि में सिंचाई किया जाता है। तो इसमें पानी को बहुत बारीक बूंदों में बदलकर हवा में छोड़ा जाता है। यह हवा में आर्द्रता बढ़ाता है और पौधों को ठंडा रखता है। यह क्या करता है? हवा में आर्द्रता को बढ़ाता है और पौधों को ठंडा रखता है, तब कोहरा नहीं होता है उस टाइप का। अगला सब इरिगेशन। तो इसमें पानी को मिट्टी के नीचे पाइपों के माध्यम से डाला जाता है। यह पानी की बचत करता है और मिट्टी में जल भराव को रोकता है। और अगला हाइड्रोपोनिक्स। तो इसमें पौधे पानी के बिना ही उगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें पौधे पानी में उगाए जाते हैं, जिसमें आवश्यक पोषक तत्व घुले होते हैं। यह पानी की बचत करता है और मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती इसे। हाइड्रोपोनिक्स जो खेती होती है, मैं इसके बाद आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो दूंगा, उसमें देखिएगा। तो हाइड्रोपोनिक्स खेती जो होती है, उसमें क्या किया जाता है कि बिना मिट्टी की खेती की जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं एरोपोनिक्स। तो इसमें पौधों को हवा में उगाया जाता है। पौधों को कहाँ पर उगाया जाता है? हवा में उगाया जाता है, जिसके जड़ों को पानी और पोषक तत्वों के घोल से स्प्रे किया जाता है। यह पानी की बचत करता है और मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स दोनों याद रखिएगा आप लोग। हाइड्रोपोनिक्स के बारे में भी आप लोग मैं बताऊंगा। आगे देखते हैं, उपयुक्त सिंचाई पद्धतियों को चुनाव करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि ये सब जो भी मैंने आप लोग सिंचाई पद्धति बताई, इन सभी को उपयोग करने से पहले हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि पौधे का किस्म कैसा है, वैरायटी, मिट्टी के प्रकार पर, जलवायु पर, अपने बजट पर और उपलब्ध श्रम पर। तो इन सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। यह था आप लोगों का पहला क्वेश्चन, जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए, थोड़ा सा तबीयत खराब, इसकी वजह से धीरे धीरे बोल रहे हैं और वीडियो भी काफ़ी लेट आ रहा है। आप लोगों को पता ही होगा, वीडियो आने में लेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, संग्रहित बीज पर नमी की मात्रा, सापेक्ष आर्द्रता एवं तापक्रम के प्रभाव का वर्णन कीजिए। जो संग्रहित बीज होते हैं, स्टोर्ड बीज होते हैं, सीड होते हैं, उनमें नमी की क्या मात्रा होती है, सापेक्ष आर्द्रता एवं तापमान के प्रभाव का वर्णन करना है। चलिए देखते हैं। तो संग्रहित बीज पर नमी की मात्रा, सापेक्ष आर्द्रता एवं तापमान का प्रभाव। सबसे पहले नमी के बारे में देखेंगे। तो बीजों में नमी की मात्रा उनके अंकुरण और दीर्घायु के लिए आवश्यक है। ठीक है, बीज जो होते हैं उनमें नमी की मात्रा उनमें अंकुरण और दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण होता है। अधिक नमी से बीजों में फफूंदी और सड़न पैदा हो सकती है। यदि बीज में नमी अधिक हो जाएगा तो फफूंद लग जाएगा और सड़ जाएगा।
कम नमी से बीज सूख जाते हैं और अंकुरित नहीं हो पाते। विभिन्न प्रकार के बीजों के लिए नमी की मात्रा भिन्न होती है, ठीक है। जो बीज होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके लिए अलग अलग नमी की मात्रा, जैसे गेहूं के लिए अलग रहेगी, चावल के लिए अलग रहेगी। इस प्रकार से प्रत्येक बीज के लिए नमी की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। आगे देखते हैं सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को दर्शाता है। उच्च सापेक्ष आर्द्रता बीजों में नमी की मात्रा को बढ़ाता है और कम सापेक्ष आर्द्रता बीजों में नमी की मात्रा को कम करता है। बीजों को ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए जहां सापेक्ष आर्द्रता 40 से 50% हो, ठीक है। जहां पर सापेक्ष आर्द्रता 40 से 50% हो वहीं पर बीजों को स्टोर करना चाहिए। आगे तापमान, तापमान के बारे में भी देख लेते हैं। तो तापमान बीजों में नमी की मात्रा को प्रभावित करता है। तापमान जो होता है बीजों में नमी की मात्रा को प्रभावित करता है। उच्च तापमान से बीजों में नमी की मात्रा कम होती है, कम तापमान से बीजों में नमी की मात्रा बढ़ती है और बीजों को ठंडे तापमान पर स्टोर करना चाहिए जो कि 5 से 10 डिग्री सेल्सियस हो। तो यह था आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन। इसका निष्कर्ष क्या निकला मैं उसको भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि संग्रहित बीजों पर नमी की मात्रा, सापेक्ष आर्द्रता और तापमान का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बीजों को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए, विएबल रखने के लिए उन्हें ठंडी सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए जहां पर सापेक्ष आर्द्रता 40 से 50% हो और तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस हो। तो ये दूसरा क्वेश्चन था संग्रहित बीज पर नमी की मात्रा, सापेक्ष आर्द्रता एवं तापमान के प्रभाव का वर्णन कीजिए। कि जो बीज होता है, संग्रहित बीज होता है, उस पर नमी की मात्रा का क्या प्रभाव पड़ता है, सापेक्ष आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, तापक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका वर्णन करना था, जो कि मैंने आप लोग बता दिया। बहुत ही सिंपल आंसर मैंने दिया सबका। अगला क्वेश्चन है शुष्कन प्रक्रिया की दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। शुष्कन प्रक्रिया की दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करना है। तो शुष्कन प्रक्रिया की दक्षता कई कारकों से प्रभावित होती है जिनमें महत्वपूर्ण शामिल होते हैं। जिसमें पहला तापमान, ठीक है। तापमान, तो तापमान बढ़ने से शुष्कन दर बढ़ जाती है, मतलब सूखने की जो क्षमता होती है, दर होती है, वह बढ़ जाती है। उच्च तापमान पर पानी के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे वे अधिक आसानी से वाष्पित हो जाते हैं, ठीक है। जब तापमान अधिक हो जाता है तो पानी में अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है वे अधिक आसानी से वाष्पित हो जाते हैं। बहुत अधिक तापमान से उत्पाद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यदि तापमान बहुत अधिक हो जाएगा तो उससे उत्पाद की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। अगला है आर्द्रता। तो कम आर्द्रता वाले वातावरण में शुष्कन दर अधिक होती है। कम आर्द्रता वाले वातावरण में हवा पानी की मात्रा कम होती है जिससे पानी के अणुओं को वाष्पित होने के लिए अधिक जगह मिलती है। तो यह था आर्द्रता। देखिए क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन था शुष्कन प्रक्रिया की दक्षता को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। जो शुष्कन प्रक्रिया होती है उसकी दक्षता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो मैंने आप लोगों को तापमान के बारे में बताया, आर्द्रता के बारे में बताया। आगे देखेंगे वायु प्रवाह के बारे में। तो तेज हवा का प्रवाह शुष्कन दर को बढ़ाता है। तेज हवा का प्रवाह गीली सतह से जल वाष्प को हटाकर शुष्कन प्रक्रिया को तेज करता है। जो तेज हवा होता है उसका प्रवाह गीली सतह से जल वाष्प को हटाकर शुष्कन प्रक्रिया को तेज करता है। अगला सतह क्षेत्रफल। तो अधिक सतह क्षेत्रफल वाले पदार्थ अधिक तेजी से सूखते हैं और अधिक सतह क्षेत्रफल होने पर पानी के अणुओं को वाष्पित होने के लिए अधिक जगह भी मिलती है। अगला कारक है पदार्थ की मोटाई। तो जो पतली सामग्री होती है वो अधिक तेजी से सूखती है। पतली सामग्रियों में पानी के अणुओं को सतह तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है। अगला है पदार्थ का प्रकार। तो विभिन्न पदार्थों की शुष्कन दर भिन्न होती है। कुछ पदार्थ जैसे कि लकड़ी धीरे धीरे सूखते हैं जबकि अन्य पदार्थ जैसे कि कपड़े अधिक तेजी से सूखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल गलत हो गया है, आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल इसको मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा वाला शुष्कन ले लिया है एग्जाम्पल में। तो आप लोग समझिएगा जो बीज होते हैं, ठीक है, उनमें कोई बीज जो होता है मोटा होता है, कोई बीज पतला होता है, तो उनकी जो सूखने की क्षमता होती है, जो दर होती है वो भिन्न भिन्न होती है। आप इस एग्जाम्पल को मत देखिएगा। आगे देखते हैं शुष्कन विधि। तो विभिन्न शुष्कन विधियों की दक्षता भिन्न भिन्न होती है। कुछ शुष्कन विधि जैसे कि सौर ऊर्जा शुष्कन अधिक ऊर्जा कुशल होती है, ठीक है। जो सौर शुष्कन विधि होती है वह अधिक कुशल होती है। तो यह था आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग बताया। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं, ठीक है, विस्तृत व्याख्या कीजिए तथा लाभ हानि भी बताइए। क्वेश्चन पूरा ऐसे है, ग्रीन हाउस से आप क्या समझते हैं।
व्याख्या कीजिए और लाभ और हानि भी बताइए। देखते हैं अब। तो ग्रीन हाउस एक पारदर्शी संरचना है जो पौधों को उगाने के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है। ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस एक पारदर्शी संरचना है या कृत्रिम संरचना है जो पौधों को उगाने के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करती है। मतलब जिस जैसा पौधा है उसके अनुसार उसको वातावरण पैदा करती है, उसके अनुसार उसको वातावरण प्रदान करती है। कौन? ग्रीन हाउस। यह आमतौर पर कांच, प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट से बना होता है और इसमें तापमान, प्रकाश, हवा और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए उपकरण लगे होते हैं। समझ में नहीं आया तो एक बार फिर सुनिएगा। ग्रीन हाउस एक पारदर्शी संरचना होती है जो पौधों को उगाने के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करती है। ठीक है, जो पौधे जो होते हैं उनको उगाने के लिए नियंत्रित वातावरण प्रदान करती है। यह आमतौर पर कांच, प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट से बना होता है। इसमें तापमान, प्रकाश, हवा और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए उपकरण भी लगे होते हैं। तो यह हो गया ग्रीन हाउस क्या होता है। आगे देखते हैं ग्रीन हाउस के लाभ। ग्रीन हाउस के लाभ, तो पहला लाभ है वर्ष भर खेती। ग्रीन हाउस के अंदर हम वर्ष भर चाहे जिस फसल की खेती करें उस फसल की खेती कर सकते हैं। तो ग्रीन हाउस में तापमान और प्रकाश को नियंत्रित करके आप साल भर विभिन्न प्रकार के पौधे उगा सकते हैं। अगला है जलवायु से सुरक्षा। तो ग्रीन हाउस को तूफान, बारिश, ओलावृष्टि और धूप से बचाता है। ग्रीन हाउस क्या होता है? एक संरचना होती है, इसके अंदर बारिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओला का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इस सभी से बचने के लिए उसके अंदर व्यवस्था होती है। अगला है पौधे की गुणवत्ता। तो ग्रीन हाउस में पौधे की गुणवत्ता बेहतर होती है क्योंकि उन्हें नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है। किसी पौधे को जैसे गर्म जलवायु चाहिए तो उसको गर्म जलवायु दिया जाता है उसके अंदर, किसी को ठंडा चाहिए तो गर्मी में भी उसको ठंडी जलवायु दी जाती है। तो इस प्रकार से उसको नियंत्रित वातावरण दिया जाता है। अगला जल संरक्षण। तो ग्रीन हाउस में पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि वाष्पीकरण ही कम होता है। अगला कीट नियंत्रण। तो ग्रीन हाउस में कीटों का प्रकोप कम होता है क्योंकि वातावरण नियंत्रित होता है। अगला है ग्रीन हाउस के नुकसान। अभी तक हमने लाभ देखा, आप देखेंगे ग्रीन हाउस के नुकसान। तो उच्च लागत। तो ग्रीन हाउस को बनाने में अधिक लागत लगता है। ग्रीन हाउस का निर्माण और रखरखाव भी महंगा होता है। अगला ऊर्जा की खपत। तो ग्रीन हाउस में तापमान और प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला है रोगों का खतरा। तो ग्रीन हाउस में रोगों का प्रकोप तेजी से हो सकता है क्योंकि वातावरण नियंत्रित होता है। ठीक है, पहले तो रोग नहीं होगा लेकिन यदि हो गया तो बहुत तेजी से फैलेगा। अगला पर्यावरणीय प्रभाव। तो ग्रीन हाउस से निकलने वाली गैस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। ग्रीन हाउस जो निकलने वाली गैसें होती हैं, ठीक है, वह सब क्या करती हैं? पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। आगे अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में बताइए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है उस बारे में चलिए देख लीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें सूर्य की ऊष्मा को फंसाकर ग्रह के तापमान को बढ़ाती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें सूर्य की ऊष्मा को फंसाने का मतलब ऑब्जर्व करके, रोक कर गृह के तापमान को बढ़ाती हैं। यह प्रभाव पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यक होता है क्योंकि यह ग्रह को रहने योग्य तापमान प्रदान करता है। ठीक है, मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ रहा है। हालांकि मानवीय जो गतिविधियां उसके कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव भी बढ़ रहा है। यह वृद्धि वैश्विक तापमान में वृद्धि, जल परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन रहा है। ठीक है, वैश्विक तापमान में वृद्धि कर रहा है, जल परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन रहा है। कौन? ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख कारण क्या है उनको देख लीजिए। सबसे पहले तो पहला है जीवाश्म ईंधन को जलाना, जैसे कोयला, पेट्रोल हो गया, जीवाश्म ईंधन है, इन सभी को जलाना। तो कोयला, तेल और प्राकृतिक गैसें जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जित होता है। वायुमंडल क्या करता है कि हमारे जो पृथ्वी का कवच होता है, लेयर, ओजोन लेयर, उसको प्रभावित करता है, उसको ढक रहा है। अगला है वनों की कटाई। तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, इसीलिए वनों की कटाई से वायुमंडल का स्तर भी बढ़ रहा है, सॉरी, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर भी बढ़ रहा है। अगला है कृषि। तो कृषि गतिविधियों में मीथेन, कार्बन, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। अगला है औद्योगिक गतिविधियां। तो औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित होती हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के प्रमुख परिणाम। तो यह जो ग्रीन हाउस का प्रभाव है, इसका प्रमुख परिणाम क्या है उसको देख लीजिए। तो वैश्विक तापमान में वृद्धि। तो ग्रीन हाउस गैसें सूर्य की ऊष्मा को फंसाकर ग्रह के तापमान को बढ़ाती हैं। ठीक है, ग्रह का जो तापमान है उसको बढ़ा रही हैं। आगे देखते हैं।
जलवायु परिवर्तन, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। अगला, समुद्र स्तर का बढ़ना, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। अगला, ग्लोबल वार्मिंग, सबसे बड़ा खतरा ये ग्लोबल वार्मिंग का है। तो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्रुवीय बर्फ पिघल रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा क्या हो रहा है, हमको लग रहा है अब बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग कुछ बातें हो सकता है नहीं से अच्छे सुनाई दे रही हो, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा भैया, क्योंकि तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसकी वजह से वीडियो भी नहीं बन रहा है। और वीडियो में आप लोग कई बार कमेंट कर चुके और व्हाट्सएप मैसेज की, इसकी वजह से बना रहा हूँ। तो अगला है पॉइंट, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के उपाय। जो ग्रीन हाउस का प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करने का क्या उपाय है, तो उपाय देखते हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, तो आजकल देखेंगे कि जो बाइक आ रही हैं, जो कार आ रही हैं, सब कुछ किससे चलने वाली, यानी सोलर से चलने वाली आ रही हैं या बैटरी से चलने वाली आ रही हैं। इससे क्या हो रहा है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम हो रहा है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। अगला, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, जो नवीकरणीय ऊर्जा बायोफ्यूल है, इन सभी को यूज करना, बायो फर्टिलाइजर को यूज करना। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम किया जा सकता है। अगला, वनों की कटाई को रोकना, यदि वनों की कटाई को रोक देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अवशोषित कर लेंगे, इससे भी बचा जा सकता है। अगला, ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, तो ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करके ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। अगला, जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण करके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। तो यह थे 5 क्वेश्चन लॉन्ग वाले जो मैंने आप लोग बताए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 40 लाइक कम से कम होना चाहिए, उसके बाद 5 क्वेश्चन का और वीडियो आएगा, और फिर उस पर भी 40 लाइक करेंगे तो उसके बाद 5 क्वेश्चन का वीडियो और आएगा। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी वीडियो आएगा। और यह वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।